दोस्तों, बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। अगर तुम 15 साल की थी तो शादी ही ना करती। मैं तो सुहागरात मनाऊंगा, मुझसे अब और सब्र नहीं होता। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सुहागरात कैसे मनाते हैं। वो रोती रही, लेकिन अगर 15 साल की थी तो शादी ही ना करती। मैं तो सुहागरात मनाऊंगा, मैं आपकी लाडली भांजी को नहीं बख्शूंगा। बिलाल रूम में दाखिल हुआ। छोटी सी दुल्हन को देखते ही बिलाल खबासत से मुस्कराया और झटके से अपनी बाहों में भरता उसकी गर्दन पर शिद्दत निछावर करने लगा। बिलाल भाई, ये गंदी हरकतें क्यों कर रहे हैं? भाई कहने पर वो तप गया। अब ये बताता हूँ मैं मियाँ और भाई में क्या फ़र्क होता है। बिलाल ने उसकी कुर्ती को उतारते उसकी धड़कनों पर। रात के तकरीबन 2 बजे बिलाल घर में दाखिल हुआ। अपनी नाई नवेली दुल्हन को छोड़कर वो अपने दोस्तों के साथ चला गया और अभी उसके दोस्तों ने उसकी जान छोड़ी थी तो वो घर आया। उस वक्त उसका इरादा अपने कमरे में जाने का था, जहां उसकी बीवी सजी संवरी शायद अभी तक उसका इंतज़ार कर रही थी। बिलाल अच्छी तरह जानता था वो किस कदर फर्माबरदार है और बिलाल उसे बोलकर गया था कि मेरे आने तक दुल्हन के रूम में ही बैठना। और अब बिलाल मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जब उसके कदम थमे, फरजाना बेगम ने उससे पुकारा, बिलाल बेटा मेरी बात सुनो। उसने मुड़कर फरजाना बेगम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जाकर उनके पास बैठ गया। जहां अम्मा साईं बोली, उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट छाई हुई थी। देखो बिलाल, ये मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फरजाना बेगम ने बहुत नरमी से कहा, जी अम्मा साईं बोले। उनके चेहरे पर छाई हुई संजीदगी इस बात की गवाही दे रही थी जैसे उन्होंने कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। जबकि वो उस वक्त कमरे में जाना चाहता था। अपनी नाई नवेली दुल्हन को देखने के लिए वो बहुत बेताब था। उसका दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। वो जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ सही ने रोक लिया। वो उनके पास बैठ गया। बिलाल बेटा, मैं जानती हूँ तुम एक मर्द हो और मर्द को अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब उसके पास एक हलाल और पाकीज़ा रिश्ता मौजूद हो। उसकी बीवी उसके कमरे में मौजूद हो, वो खुद पर कभी काबू नहीं पा सकता। लेकिन मैं तुम्हें बस इतना कहूँगी कि ईमान अभी बहुत छोटी है। तुम्हें मालूम है वो महज 15 साल की है, तो तुम उसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ कायम नहीं करोगे, बल्कि तुम उससे दूर रहोगे। मैं तुम्हारी जुनूनी कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। देखो ऐमान मुझे बहुत प्यारी है। मेरी भांजिया और तुम्हारी बीवी बनने के लिए भी इस वजह से तैयार हुई थी, क्योंकि मैंने उसकी माँ को यकीन दिलाया था कि बिलाल उसके साथ मोहब्बत से पेश आएगा, मोहब्बत के साथ रखेगा। तो तुम्हें ऐसा सलूक ईमान के साथ नहीं करना जैसा तुम अपनी पहले वाली बीवी के साथ करते थे। फरजाना बेगम बहुत मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे समझा रही थी, जबकि बिलाल की पेशानी पे बल नमूदार हुए। क्या मतलब है अम्मा सही, अगर इतनी ही वो छोटी लड़की थी तो आपने मेरी उसके साथ शादी क्यों करवाई? आपने मुझे कितनी मुश्किल से इस शादी के लिए मनाया था। मैंने कहा था कि शादी के बाद मेरी मर्जी होगी, मैं जो करूँगा मुझे रोक नहीं सकेंगी और आप मियाँ बीवी के दरमियान कभी नहीं आ सकती। आप कभी ये नहीं कह सकती कि मुझे अपनी बीवी से दूर रहना चाहिए या क्या करना चाहिए। हम मियाँ बीवी का मामला है ये। फरजाना बेगम हैरत से इसकी तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि इसे गुस्सा आया हुआ है, लेकिन इस कदर गुस्सा आया हुआ होगा इसका फरजाना बेगम को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। देखो बेटा, इतना गुस्सा मत करो। वो बिलाल को अभी पुकार रही थी कि बिलाल वहाँ से गुस्से में उठकर कमरे की तरफ गया। उसके चेहरे पर दुनिया जहान की संजीदगी छाई हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने बहुत ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। ईमान जो कि दुल्हन के रूम में बेड पर बैठी हुई थी, अब तो बैठ बैठकर इसकी कमर भी अकड़ चुकी थी। बिलाल को देख के इसने गहरी सांस ली और बेसाख्ता ही इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। बिलाल जो थोड़ी देर पहले तक इसके साथ बहुत मोहब्बत से बात कर गया था, अब इसके चेहरे पर दुनिया जहान की संजीदगी और गुस्सा छाया हुआ था। इसके सामने आकर बैठ गया। तुम्हारा भी यही ख्याल है कि मैं शादी की पहली रात ही अपना हक तुमसे वसूल ना करूं, बल्कि तुम्हारी कम उम्री का ख्याल करके पीठ मोड़ के सो जाऊं? वो गुस्से में बोल रहा था। क्या मतलब है? मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आई। ईमान के दिल में अजीब तरह की हलचल मची हुई थी। सामने बैठा हुआ शख्स बहुत हसीन था और न जाने क्यों इसे बहुत खूबसूरत भी लग रहा था। बार बार दिल इसकी तरफ मैल हो रहा था,
لیکن جو بلال کا غصے میں بات کرنا ایمان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بلال کیا ہوا ہے آپ کو؟ غصہ کیوں آیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ معصوم بچوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ شادی کی پہلی رات کیا ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں اپنا حق تم سے وصول کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان جو صرف اتنا جانتی تھی شادی ہوتی ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، اسے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب بلال کی باتیں اسے پریشان کر رہی تھی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ بلال، مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی۔ وہ بار بار بچوں کی طرح بولی، اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو تم، تمہیں میری بات سمجھ نہ آئے۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں، میں اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس وجہ سے تمہیں مجھے میرا حق دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے اس کی گال پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اب کی بار ایمان جی جان سے کپ کپائی تھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس شخص کا لمس محسوس کرتے اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ دھیرے دھیرے اس کی جولری اتارنے لگا۔ ابھی بھی وہ گھبرا رہی تھی، پیچھے پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں پیچھے بھاگ کر جانا چاہتی ہو؟ اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو، ایسے کیسے میں خود سے تمہیں دور جانے دوں گا؟ اس کی جولری اتارنے کے بعد اس کے دوپٹے کی پنز اتارنے لگا۔ اس کا دوپٹہ سائیڈ پہ کر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کرنے لگی تو بلال نے غصے میں اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر بلال نے اس کے بالوں کو بھی کھول دیا۔ وہ بالکل بکھری ہوئی حالت میں اب اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جولری بھی نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے بلال اس پر جھکا تو اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسے تو ان سب باتوں کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا جو کچھ بلال کر رہا تھا، بلکہ اس سے دور ہوا تو وہ بالکل ہائپر ہو گئی۔ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگ جائے گا، اس کے لپسٹک پھیل جائے گی۔ بلال کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کم عمر لڑکی کے چہرے پر تو کچھ زیادہ ہی خوبصورتی آتی ہے شوہر کی قربت میں، اور یہ تمہارے چہرے پہ بکھرے ہوئے حیا کے رنگ مجھے بالکل پاگل کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اسے مزید اپنے قریب کرنے لگا۔ بلال جی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مت کریں ایسا پلیز۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو اس کی گالوں پر آ چکے تھے۔ یہ آنسو ابھی سے کیوں ضائع کرنے لگی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں، تم تو ابھی سے رونے لگ گئی ہو۔ وہ آتے ہوئے بول رہا تھا۔ اگلے لمحے اس کے اوپر جھکا اور اس کے آنسوؤں کو پینے لگا۔ اس کا جیسے جیسے وہ لمس محسوس کر رہی تھی، اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ مت کریں ایسا پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ ڈر کیوں رہی ہو؟ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، تم رونے لگ گئی ہو۔ وہ دوبارہ اس کے اوپر جھکنے لگا جب ایمان کا ہاتھ اٹھ گیا، زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ یہ دیکھ کر تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ تھپڑ محض اس کے منہ پر نہیں بلکہ اس کی انا کو لگا تھا، جو سامنے بیٹھی ایک معمولی سی لڑکی نے اسے لگایا تھا۔ تم ابھی جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، محبت سے تمہارے ساتھ پیش آ رہا تھا تو تم آگے سے کچھ زیادہ ہی چوڑی ہو گئی ہو۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا تو ایمان گھبرا گئی۔ سوری، میں بالکل بھی آپ کو نہیں مارنا چاہتی تھی، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن وہ ایمان کو بالوں سے پکڑتا ہوا پیچھے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ بلال بھائی پلیز ایسا مت کریں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ جلد بازی میں اسے بھائی بول گئی، ہمیشہ کی طرح اسے بھائی ہی کہتی تھی۔ اپنی ماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود، ان کے سمجھانے کے باوجود، ایک دفعہ پھر سے اس کے منہ سے بھائی نکل چکا تھا، اور یہی لفظ سنتے ہی دلاور کا دماغ گھوم گیا۔ بھائی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں اپنے نکاح کو خراب کرنا چاہتی ہو؟ یہ مجھے بھائی بول کر، خبردار جو دوبارہ سے تمہاری زبان سے بھائی نکلا، بلکہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، میں تو تمہارے شوہر ہوں۔ بھائی اور شوہر میں کیا فرق ہوتا ہے، میں ذرا تمہیں آج کی رات سمجھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب جھکتا چلا گیا، روتے ہوئے اس کے سینے پہ مکے مار رہی تھی، اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر اذیت اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ مت کریں ایسا، وہ روتے سسکتے ہوئے بولی، لیکن وہ رات بھر اپنی شدت نچھاور کرتا رہا۔
जैसे ही वो सोया तो वो घबराते हुए उठ गई, आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई, अपने आप को देखने लगी। न जाने कितनी देर तक आईने में अपने आप को देखती रही। बेसन की टूटी खोले अपने चेहरे पर छींटे मारने लगी। काजल फैला हुआ था, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे, लिपस्टिक भी फैली हुई थी। शावर लेने के बाद, फ्रेश होने के बाद वो बाहर आई तो बहुत सुकून नींद सो रहा था, लेकिन वो डर रही थी। ये सब कुछ क्या हुआ था इसके साथ? वो फौरन कमरे से बाहर चली गई। अगर इतनी रात बिलाल इसे कमरे से बाहर जाता हुआ देख लेता तो ज़रूर इसे बहुत बुरे तरीके से पेश आता। वो रोती सिसकती रही। अब इसका इरादा फरजाना बेगम के कमरे में जाने का था। कमरे से निकलने के बाद वो फरजाना बेगम के कमरे की तरफ गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो काफ़ी देर तक फरजाना बेगम ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर इसने नाप घुमाया और कमरे में दाखिल हो गई। इतने में सोई हुई फरजाना बेगम भी उठ चुकी थी। इतनी रात को अपने कमरे में देखकर वो थोड़ी परेशान हुई। बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो मोहब्बत और नरमी से पूछने लगी। वो रोते हुए इनके सीने से लग गई। खाला जान, मुझे इनके कमरे में नहीं जाना, वो बहुत बुरे हैं। खाला जान, आपने बोला था वो मुझे मोहब्बत से रखेंगे, प्यार से मेरे साथ पेश आएंगे। खाला जान, इन्होंने मेरे साथ, रोते हुए इन्हें बताने लगी, लेकिन फरजाना बेगम ने इसे खामोश करवा दिया और इसे अपने पास बिठा लिया। बेटा देखो, ये तो शौहर का हक होता है ना, जो बीवी को अदा करना होता है। वो मोहब्बत से हर चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं इनके साथ रहना। खाला जान, प्लीज़ मुझे वापस अम्मा के पास छोड़ आए, मैं उनके पास चली जाऊंगी। मुझे यहाँ की ज़िंदगी नहीं चाहिए। आपने बोला था यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, गुर्बत भी नहीं होगी, अयाशी होगी, सुकून होगा, मुझे पढ़ने देंगे, लेकिन इतनी अज़ियत और तकलीफ़ में नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो हर चीज़ को ठोकर मारते हुए सुकून की तलाश में थी। इसे सुकून चाहिए था जो इसे नहीं मिल रहा था। बिलाल की दी गई अज़ियत ने इसे बहुत तोड़ के रख दिया था। मुझे आपके कमरे में सोना है, मुझे उनके कमरे में नहीं जाना, वो रोते हुए बोली। फरजाना बेगम बिलाल की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। अगर उसे पता चल जाता कि उसकी बीवी उसके पास सोने की बजाय उसकी माँ के पास कमरे में सो रही है तो उसने हर चीज़ को तहस नहस कर देना था। फरजाना बेगम मोहब्बत से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बिलाल को समझाऊंगी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा तुम्हारे साथ। अभी प्लीज़ तुम अपने कमरे में जाओ। वो इसे कमरे से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी ज़िद्दी थी। नहीं खाला जान, मुझे नहीं जाना उनके कमरे में, वो फिर से मेरे साथ। ये कहकर वो बहुत शिद्दत से रोने लगी। बेटा, तुम्हें एक बात की समझ क्यों नहीं आती? अभी भी बच्चों की तरह जिद कर रही हो। उसे बिलाल के कमरे में नहीं जाना। अब की बार फरजाना बेगम ने गुस्से में इसके बाजू से दबोचा। कहने लगी, तुम्हें एक बात की समझ क्यों नहीं आती? मोहब्बत की ज़ुबान तो तुम समझते नहीं हो। बिलाल तुम्हारा शौहर है ईमान। फरजाना बेगम से इसके इस रवैये की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कितने गुस्से में फरजाना बेगम ने इसके साथ बात की थी। वो जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। इस वक्त इसके कदम वापस बिलाल के कमरे की तरफ थे। वो जब कमरे में आई तो बिलाल सुकून की नींद सो रहा था, लेकिन वो बेड पर किसी कीमत पर सोना नहीं चाहती थी। इस वजह से जाकर सोफे पर सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। बार बार बिलाल की हरकतें इसकी आंखों के सामने आ रही थीं। इसने अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठी में दबोचा हुआ था और अपनी हिचकियां कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अगर इस वक्त बिलाल जाग जाता तो ज़रूर इसके साथ बहुत बुरा पेश आता। रात भर वो बेचैन की नींद नहीं सो सकी थी। न जाने कब इस पे नींद की देवी मेहरबान हुई तो वो नींद की वादियों में चली गई। सुबह बिलाल की आंख खुली तो बेड की दूसरी तरफ देखा, वहाँ पर वो नहीं सो रही थी। इसकी निगाहें फ़ौरन सोफे पर गईं जहाँ पर आड़ी तिरछी सो रही थी। इसके सोने का तरीका ऐसा था जिसे देखकर कोई भी मर्द बहक सकता था। ऐसे वो आड़ी तिरछी लापरवाह सी सो रही थी। बिलाल धीरे धीरे चलता हुआ इसके पास आया, इसके हसीन चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर इसके आड़े तिरछे वजूद की तरफ देखने लगा।
बेसाख्ते लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। कितनी मासूम हो तुम, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को इस कदर चालाक देखी है मैंने। हर चीज़ के बारे में इल्म होता है, अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है। तुम्हें तो अभी मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में ही नहीं पता। वह इसकी गाल पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा था। नींद में एक अनजाना सा लमस महसूस करके इसकी आंख खुल गई। वो घबराते हुए दिलावर की तरफ देखने लगी। वो अपने घुटनों को सीने का साथ लगाते हुए पीछे पीछे होने लगी। मेरे पास मत आइएगा, वो घबराते हुए बोली। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। क्या हो गया है मेरी जान, तुम तो इतना ज़्यादा डर रही हो, इतना ज़्यादा खौफ खा रही हो। अभी तो एक रात मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये कहकर वो एकदम से इसके पास आ गया, अपने करीब कर चुका था, इसे अपने इतना करीब करने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मुझसे दूर रहें। वो घबरा रही थी, इसके लब कपकपा रहे थे, आंखें फेर से भीगने लग गई थीं। खबरदार तुमने रोना शुरू किया, रोती हुई तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हें मालूम है मेरी पहले वाली बीवी थी ना, कम वक्त रोती बहुत ज़्यादा थी और मुझे चिढ़ सी महसूस होती थी। फिर तुम्हें मालूम है जब रोती तो क्या कहता था, मैं किसी और की तरह इतने जुल्म तो नहीं ढाता। उसके नाजुक लबों पर मैं बहुत जुल्म करता था। अब की बार ईमान के लबों को अंगूठे के साथ सोलाता हुआ बोला। इसका लमस महसूस करके वो बहुत ज़्यादा कांप रही थी, इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। इसका जी चाह रहा था ज़मीन फटे फिर इसमें समा जाए। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं, मेरे पास मत आएं, वो रोते हुए बोल रही थी। अगले लम्हे इसे अपनी बाहों के हिसार में उठाता हुआ बेड की तरफ ले जाने लगा। मेरी जान, शौहर का तो हक अदा करो, जब शौहर को तुम्हारी ज़रूरत होगी इसके पास आ जाया करो। ये कहकर इसके पास ऊपर झुका। वो चीखने लगी। चीख चीख कर इसने पूरे घर को सर पर उठा लिया। अब की बार तो बिलाल भी परेशान हो गया था इसे यूँ चीखता हुआ देखकर। फौरन इससे दूर हुआ। पागल हो गई हो लड़की, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। इसकी चीखें सुनकर फरजाना बेगम भी आ गईं। दरवाजे पर दस्तक देती हुई बोली, बेटा सब ठीक तो है ना। वो दरवाजे पर मुसलसल दस्तक दिए जा रही थी। बिलाल शर्मिंदगी से खून खार निगाहों से सामने बैठी हुई लड़की की तरफ देख रहा था। बिलाल का बस नहीं चल रहा था कि इसके साथ कुछ कर देता। अम्मा सही, कुछ भी नहीं हुआ, बस आपकी भांजी का दिमाग ख़राब हो गया है, वही ठिकाने लगा रहा हूँ। वो गुस्से में बोला, इसके लबों पे हाथ रखता हुआ इसे पीछे टेक ग्राउंड से लगा चुका था और वह इसका सांस बंद हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी आंखें उबल कर बाहर आ जाएंगी। आंखों में से पानी बह रहा था, सांस बंद हो रहा था। इसके हाथ को अपने मुंह से हटाने की कोशिश कर रही थी। इसने जैसे हाथ हटाया गहरे सांस लेने लगी। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, इसके बाद नीचे जाना है, रात को वलीमा भी है, अभी सब नाश्ते पे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो गुस्से में बोला तो इसने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे आए। ईमान के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। बिल्कुल उदासी सी छाई हुई थी। इसके चेहरे से यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ़ से गुजरी हो। कहीं से भी वो एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी। इसकी आंखों में से बहने वाले मोटे मोटे आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो कितनी अजियत और तकलीफ़ से गुजरी है। वो नाश्ता भी बहुत बेदिली के साथ कर रही थी। ईमान भाभी, क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो हैं ना? हानिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। हानिया जो कि बिलाल के चचा की बेटी थी, घूर घूर कर बिलाल को देखते हुए ईमान से पूछ रही थी, लेकिन ईमान ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया उसे। इसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद कमरे में आ गई। रात वलीमे के फंक्शन में सभी लोग चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे तो कुछ बहुत ज़्यादा बातें बना रहे थे। इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करने की क्या ज़रूरत थी? पहले वाली बीवी पर भी इतना जुल्म करता था, इस पर भी जुल्म करेगा। ये सारी बातें सुन सुनकर बिलाल को गुस्सा आ रहा था। कुछ लोग तो ये कह रहे थे बहुत जल्द ये लड़की बिलाल को छोड़ के चली जाएगी क्योंकि ये मासूम सी बच्ची बहुत ज़्यादा हसीन है। कहाँ बिलाल इतना बड़ा, ये तो इसकी आधी उम्र की भी नहीं है। सारी बातें बिलाल के दिमाग को घुमा रही थीं। बिलाल का बस नहीं चल रहा था ये बातें करने वाले लोगों की ज़बानें खींच ले। वलीमे के फंक्शन के बाद वो कमरे में आई तो इसके पीछे पीछे हानिया भी आ गई। ईमान, मेरी बात सुनो। इसने निगाहें उठाकर हानिया की तरफ देखा। ईमान देखो, बिलाल भाई गुस्से के बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं।
तुम्हें मालूम है बिलाल भाई की पहले वाली बीवी मेरी आपी थी और मेरी आपी ने जितनी अजियतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं मैं नहीं चाहती तुम बर्दाश्त करो। तुम्हें बिलाल के साथ लड़ना होगा अपने हक के लिए, तभी तुम यहाँ सुकून से रहोगी, वरना वो शख्स तुम्हें अपने पाँव की जूती बनाकर रखेगा। मेरी आपी के साथ भी वैसा ही करता था। ईमान इसकी तरफ देख रही थी जो मोहब्बत से इसे समझाए जा रही थी। ईमान इसकी कोई बात का जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि इसकी खाला जान ने इसके साथ ऐसा किया था और किसी भी बातों में भला क्या ध्यान देती। हानिया जैसे ही कमरे से बाहर निकली, दरवाजे के सामने बिलाल खड़ा हुआ था, खूनखार निगाहों से हानिया को देख रहा था। दरवाजे के सामने बिलाल को खड़ा देखकर हानिया थोड़ी परेशान हुई, फिर फौरन वहां से आगे चली गई। बिलाल गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ, इसके कंधों से पकड़कर पीछे दीवार के साथ लगाता हुआ बोला, वो तुम्हें क्या पट्टी पढ़ा रही है? मेरी बीवी होते हुए मेरे खिलाफ बातें सुनते हुए तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? क्या तुमने उसे बोला है? बताओ मुझे कि मैं तुम पर जुल्म करता हूँ, अजियत और तकलीफ़ देता हूँ। वो गुस्से में इसके जबड़े को दबोचता हुआ पूछ रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो परेशान हो चुकी थी। मेरे साथ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ड्रामा लगाने की। मैं तुम जैसी लड़कियों के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वो बातें कर रही थी, अजियत और तकलीफ़ देता है, तुमने भी ऐसे ही किया होगा। वो गुस्से में बोला, नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो रोते हुए बोल रही थी, अब की बात बिलाल की दी गई अजियतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस वजह से बार बार बिलाल को कह रही थी। उसने कुछ नहीं किया। एक दफ़ा फिर से पकड़ पर बेड पर धक्का दे चुका था। बिलाल नहीं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ऐसा क्यों करते हैं? वो रोते सिसकते हुए बोली। आपकी बार फिर से इसके कान में खाला जान की बातें गूंज रही थीं। ये शौहर का हक होता है, ऐसे इसके हक से महरूम नहीं रखते। वो अपने तमाम तर हक वसूल करता हुआ कमरे से बाहर चला गया। ईमान तो यूं थी जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो, बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बहुत बुरी तरह से रोई जा रही थी। इसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। रात भर रोती रही थी। रात भर बिलाल घर नहीं आया था। बिलाल यार, क्या मसला है? यहाँ पर बैठे रहने का इरादा है क्या? आज तूने वापस घर नहीं जाना? बिलाल सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। वलीद की बात सुनकर एक लम्हे के लिए इसके हाथ रुके। इसने वलीद की तरफ देखा। वलीद, तुम्हें एक बात बताता हूँ, बताओ। वलीद ने नासमझी के आलम में इसकी तरफ देखा। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वलीद ने मुस्कुराते हुए पूछा। देखो तो भाभी को छोड़कर आ गया है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे नहीं करना चाहिए। जो लड़की अपने माँ बाप सब कुछ छोड़कर आपकी खातिर आती है, आप उसके साथ आगे से ऐसा सलूक करेंगे, ये तो बहुत गलत है। वलीद इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। बिलाल कहने लगा, तुम्हें मालूम है वो मैं 15 साल की बच्ची है, उसके पास जाते हुए मुझे अजीब सा महसूस होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं उसे अजियत और तकलीफ़ दे चुका हूँ। अब उसका सामना करने की भी हिम्मत नहीं है, दिल चाह रहा है। वलीद हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। तू पागल हो गया है क्या? दिमाग ख़राब हो गया है? एक तो तूने उसे इतनी अजियत और तकलीफ़ दी, वह मासूम बच्ची है, और अब तुम जाना भी नहीं चाहता। यार क्या कर रहा है? तुझे मालूम है मैंने तानिया को भी अपनी इन्हीं बातों की वजह से खोया है। उसे भी यूं ही अजियत और तकलीफ़ देता था, जुनूनी मोहब्बत करता था, मैंने उसे खो दिया। वलीद ने इसकी इस तरफ देखा। तुझे आज भी यही लगता है कि तानिया तेरी वजह से मरी है? वलीद ने इस बात में सर हिला दिया। तेरा दिमाग ख़राब हो चुका है कि तू ऐसी फजूल बातें सोचे जा रहा है। देख, परेशान होने की, किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, जाकर उससे माफ़ी मांगो, सॉरी करो, उसे मज़ीद और तकलीफ़ मत दो। क्यों खुद को भी गुनाहगार कर रहे हो और उस मासूम को भी अज़ियत और तकलीफ़ दे रहे हो? वो छोटी बच्ची है, तुम पागल हो। महज 15 साल की बच्ची के साथ तुमने। इससे आगे वलीद कुछ बोला नहीं था। यार मैं क्या करूं? मेरे घर वालों को सोचना चाहिए था, उन्होंने मेरा इसके साथ रिश्ता तय कर दिया। मैंने अम्मा को लाख मना किया, मुझे इस मासूम बच्ची के साथ शादी नहीं करनी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे इसके पल्लू के साथ बांध दिया। तो मैं क्या कर सकता था? वलीद ने इसके कंधों से पकड़कर इसे मोहब्बत से कहा, देख बिलाल, मैं जानता हूँ तुम गुस्से के तेज़ हो, लेकिन
उस मासूम को अजियत और तकलीफ मत देना, चलो अब तुम जाओ, ये कहकर उसे भेज दिया। रात का कौन सा पहर था, बिलाल जब घर वापस आया तो वो बेड पर डरी सहमी सो रही थी। इसकी आंखों में खौफ वाज़े नज़र आ रहा था। बिलाल ने उसे पकड़कर अपनी बाहों के हिसार में कैद किया। एक नरम सा लमस महसूस करके इसकी बाहों के हिसार में जाते ही फ़ौरन से इसकी आंख खुल गई, लेकिन बिलाल ने उसे बोलने नहीं दिया। वो बिलाल अब प्लीज़ मुझे कुछ मत कहिए प्लीज़, फिर रोते हुए बोलने लगी। बिलाल कहने लगा नहीं, कुछ भी नहीं कहूँगा। ये कहकर इसकी पुश्त पर सोला रहा था। बिलाल अब फिर वैसे ही करेंगे ना मेरे साथ जैसे अब पहले आपने किया था, प्लीज़ अब मत कीजिएगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूँगी, मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। वो सिसकते हुए बोल रही थी, आप मुझे किसकी सज़ा दे रहे हैं? जो गुनाह मैंने किया ही नहीं मुझे उसकी सज़ा दे रहे हैं। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। इसके दिल में खौफ सा बैठा हुआ था। बिलाल ने इसके साथ क्या कर देना है, अब फिर से वही उसे अजियत और तकलीफ़ दे रहा था। वो खौफ में मुब्तला हो चुकी थी, लेकिन रात भर बिलाल ने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। सुबह बिलाल की आंख खुली तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। बिलाल परेशान हो गया, उसे कमरे में न पाकर सारे घर में उसे ढूंढने लगा। नीचे आया तो फरजाना बेगम किचन में खाना लगा रही थी। मुलाजमा भी वहाँ खड़ी थी। मुझे वो कहीं नज़र नहीं आ रही, कहाँ चली गई है वो? आकर उनके पास बैठा तो फरजाना बेगम के चेहरे पर गुस्सा आया हुआ था। पता नहीं कहाँ चली गई। सुबह से मैंने भी मुलाजमा को कहा हुआ है कि उसे ढूंढो। मुलाजमा जब तुम्हें उठाने गई थी तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी, बल्कि तुम अकेले ही थे। न जाने तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी के साथ भाग गई हो। अपनी माँ की बात सुनकर बिलाल कहने लगा, क्या मतलब है भाग गई माँ? वो मासूम थी, छोटी है, किसके साथ भागेगी? वो अपनी माँ की आंखों की तरफ देखता हुआ बोला, देखो बेटा, मुझे यही लग रहा है वो जितनी मासूम नज़र आती है उतनी थी नहीं। बाकी आप सब आ चुके हैं। धीरे धीरे सबसे पूछ रहा था। ये तानिया कहने लगी, क्या मतलब बिलाल भाई, कैसे वो आपको छोड़ के जा सकती है? वो तो मासूम थी, मैं नहीं मान सकती कि वो कहीं जा सकती है। तानिया ने चची जान की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा हुआ है बेटा वो तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई, वैसे भी वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। बिलाल अपनी माँ की तरफ देख रहा था जो अपनी बांजी के बारे में ऐसा बोल रही थी। बिलाल उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुका था। उसके घर में भी पता करवा चुका था, लेकिन कहीं नहीं मिल रही थी। अब तो बिलाल का दिमाग घूम चुका था। रात का कौन सा पहर था, वो कमरे में बैठा मुसलसल सिगरेट पिए जा रहा था। दिन में उसे इतनी अजीब सी बुरी आदत हो गई थी, इसके बगैर बिलाल को चैन सुकून नहीं मिल रहा था। ऐसा उसे ढूंढ ढूंढ कर रात के वक्त तानिया के कमरे में दाखिल हुआ। मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारी बीवी कहाँ है। बिलाल ने गुस्से से एकदम से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है, तुम जानती हो कहाँ है? मुझे बताओ। वो पागलों की तरह कहने लगा। क्या हो गया है, इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों लग गई है अपनी बीवी के बारे में जानने की? मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने अपनी आपी को खो दिया है उस मासूम बच्ची को भी आप खो दें। बिलाल ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने तुम्हारी आपी को नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया, बिला वजह क्यों तुम मुझ पे शक करती हो? मैंने उसकी जान ली थी जब मैंने उसे मारा था। बिलाल गुस्से में बोला, नहीं, मैं भला क्यों बिला वजह शक करूंगी या बिला वजह पूछूंगी, जब जाहिर है कि मुझे मालूम है आपने नहीं मारा। बिलाल हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। क्या मतलब है, तुम हकीकत जानती हो, तुम्हें सब कुछ पता है, तो अब तुम्हें यह भी पता है कि मेरी बीवी कहाँ गई है? बताओ मुझे, मैं पागल हो जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी आपी से मोहब्बत करता था और ईमान से भी मोहब्बत करता हूँ। ईमान को खोना नहीं चाहता मैं। वो परेशानी के आलम में बोल रहा था। आपको पता है आपकी बीवी स्टोर रूम में बंद है। आपकी पहले वाली बीवी मतलब मेरी आपी भी इतने दिन गायब हो रही थी। वो कहीं और नहीं बल्कि स्टोर रूम में ही बंद थी। वो हैरत से सामने देखने लगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बल्कि ये हकीकत है, आपकी बीवियों की दुश्मन आपकी माँ है। ये सब कुछ आपकी माँ कर रही हैं। वो हैरत से सामने देखने लगा। क्या फजूल बकवास कर रही हो? वो गुस्से में बोला। उसके बाद वो स्टोर रूम की तरफ गया। सामने ईमान बिखरे हुए हुलिये में पड़ी हुई थी। इसकी आंखों में खौफ था, पसीने से इसके चेहरे पर बाल चिपके हुए थे।
फर्श पर पड़ी हुई थी। वजूद बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। इसने अपनी बाहों में ही उठा लिया, इसे लेकर कमरे में आ गया। इतने में फरजाना बेगम भी कमरे में आ गई। कहने लगी, कहाँ से ये लड़की मुंह काला करवा कर आई है? इसने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा। इसे सब कुछ जानने के बावजूद भी इससे सवाल कर रही थी। बस समझ आई, इतनी ज़्यादा आपके अंदर नफ़रत इस मासूम के लिए पाई जाती है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आप इसके साथ ऐसा करेंगी। वो हैरत से अपनी माँ की तरफ देखता हुआ बोला, क्या मतलब है? मैंने क्या किया? अम्मा मुझे साफ बता दें, आपने मेरी बीवियों के साथ क्या मसला था? आपने क्यों इसके साथ ये किया? मुझे हकीकत बताएं। वो अपनी माँ से पूछने की कोशिश कर रहा था। पहले तो वो नहीं मान रही थी, फिर गुस्से में कहने लगी, हाँ मैंने ही किया है, क्योंकि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया था। तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे बाप के साथ शादी करनी पड़ी। वो सारी नफ़रत और इंतकाम मैं तुमसे और तुम्हारी बीवियों से पूरा करती हूँ। मेरी जवानी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई थी। वो गुस्से में बोल रही थी। बिलाल हैरत से अपनी अम्मा सही की तरफ देख रहा था, जिनके साथ वो बहुत मोहब्बत करता था। इसने अपनी मोहब्बत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और आज अपनी माँ की ये हरकत देखकर वो हैरान हुआ था। मतलब कि इन्होंने अपनी भांजी को भी नहीं बख्शा था। सबसे इस कदर वो नफरत करती थी। बिलाल कहने लगा, ठीक है, आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं अपनी बीवी को यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ। इसके बाद बिलाल ने बात करना भी बंद कर दी। बिलाल अपनी माँ से बात तक न करता था। वो बेचैन रहने लगी। लेकिन दिलावर ने भी कह दिया था, मैं पहले भी अपनी बीवी को आपकी वजह से खो चुका हूँ, अब नहीं खोना चाहता। ईमान का ख्याल रखने लग गया, इससे मोहब्बत करने लग गया। वक्त के साथ साथ इसकी अम्मा सही भी ठीक हो गई। बिलाल को एहसास ही ना हुआ कि ईमान से इतनी मोहब्बत करने लग गया। इसे हल्की सी अजियत और तकलीफ़ नहीं देख सकता था, बस इससे मोहब्बत करता था। ईमान को हैरत होती थी। आहिस्ता आहिस्ता ईमान भी इसके साथ अटैच हो गई। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर नई न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।